सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी में आज हम भारत की खोज पुस्तक का पाठ 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अहमदनगर का किला। यह पुस्तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 1 अहमदनगर का किला। यहाँ पर श्री जवाहरलाल नेहरू जी बता रहे हैं, जब वो अहमदनगर के किले में थे तो ये उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। वो कहते हैं कि हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। तो जब जवाहरलाल नेहरू जी अहमदनगर के किले की जेल में थे तो वहाँ पर उन्होंने बागवानी का कार्य शुरू किया था और हर रोज़ वो कई घंटे तक तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाया करते थे। मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूँकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भी संधियाँ देखी हैं। दुर्भी संधियों का अर्थ होता है गलत लक्ष्य के लिए की गई संधियाँ। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। लेखक कहते हैं कि खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है। तो पहले लेखक ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर खुदाई का कार्य आरंभ किया था, परंतु आगे खुदाई का कार्य जारी रखने के लिए न तो उनके पास साधन थे और न ही अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली हुई थी। तो अब उन्होंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली, अर्थात उन्होंने लिखने का कार्य आरंभ कर दिया। पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता।
न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत का दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोंटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो दबाव है वो चाहे भला हो या बुरा हो, दोनों तरह से हमें बहुत ही प्रभावित करता है। यह दबाव जो है वो दम घोंटने वाला होता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपनी पुरानी सभ्यताओं से जुड़े होते हैं, जैसे भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी हैं और हमें आकर्षित करती हैं। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक ख़ास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि भारतवासियों की विरासत में एक ख़ास बात है कि इसमें कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता, कि यह बात प्रत्येक व्यक्ति के रक्त, मांस और अस्थियों में समाई हुई है। इसी विशेषता से देश का वर्तमान रूप बना है और भावी रूप बनेगा। जवाहरलाल नेहरू जी भारत की इसी विशेषता को अपनी कलम के द्वारा शब्दों में ढालना चाहते हैं। धन्यवाद।